गुड इवनिंग एवरीवन। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे नॉइज पोल्यूशन के बारे में। चलिए आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए, शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉइज पोल्यूशन क्या है। तो पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन जानने से पहले हमें सबसे पहले जानना है साउंड क्या है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ जो हम सुनते हैं वो क्या है, एक साउंड है। ठीक है, अब साउंड को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक है गुड साउंड, जैसे भाई आप गाना सुन रहे हो, बर्ड्स है, वो पक्षी चहचहा रहे हैं, आप हंस रहे हो, बोल रहे हो, तो वो अच्छी अच्छी साउंड है। बैड साउंड हो गई जो अपने कानों के लिए दर्द पैदा करती है, जैसे कि गाड़ी का जोर से हॉर्न बज गया, कोई चिल्ला रहा है मशीन का, इंडस्ट्रियल प्लांट में। ठीक है, तो बैड साउंड या अनवांटेड साउंड जो कि हमें ज़रूरत नहीं है और बुरी आवाज़ है, कर्कश आवाज़ है, ज़्यादा तेज आवाज़ है, कानों में दर्द हो रहा है, उस टाइप की साउंड को अपन क्या बोलते हैं, नॉइज। ठीक है, तो नॉइज क्या है, नॉइज इज अनवांटेड, अनप्लीजेंट और डिस्टर्बिंग साउंड। अनवांटेड, अनप्लीजेंट, जो अपने खुश नहीं करती है, डिस्टर्ब करती है, एंड दैट कॉज डिसकम्फर्ट और हार्म टू ह्यूमन एंड एनवायरमेंट। ठीक है, ह्यूमन को भी हार्म करती है, अपने जो कान का सिस्टम है, सुनने का सिस्टम है, उसको नुकसान पहुंचाते हैं, और एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुंचाते हैं। एनवायरनमेंट को कैसे नुकसान पहुंचाएगी कि जो पेड़ पौधे जीव जंतु है उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक खराब हो जाएगी। जंगल में जो जानवर रह रहे हैं, अगर आसपास में इंडस्ट्री है तो वो रात में सही से सो नहीं पाएंगे। ठीक है, तो जो बैड साउंड है उसको नॉइज बोलते हैं, और ज्यादा अमाउंट में नॉइज हो गई तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉइज पोल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले ये नॉइज पोल्यूशन जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा साउंड के बारे में। ठीक है, तो साउंड क्या है, साउंड एक वेव के फॉर्म में मूव करती है। ठीक है, अ साउंड वेव इज अ डिस्टरबेंस दैट मूव्स थ्रू अ मीडियम। किसी भी मीडियम के अंदर ये साउंड वेव है वो मूव करती है। एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉलिड हो गया। ठीक है, साउंड इज मेड व्हेन समथिंग वाइब्रेट। कोई भी चीज वाइब्रेट होती है तो साउंड जनरेट होता है। ठीक है, वाइब्रेशन के कारण साउंड जनरेट होता है। दीज वाइब्रेशन पुश नियर बाई पार्टिकल। ठीक है, अब एटमॉस्फेयर में ये वाइब्रेशन हो गया। ठीक है, तो वाइब्रेशन के कारण जो सराउंडिंग के पार्टिकल है इनको कंप्रेस करेंगे, तो एक बार कंप्रेशन होगा, अब यहाँ कंप्रेस हो गया तो दूसरी जगह पे खाली जगह हो जाएगी। ठीक है, एटमॉस्फेयर के अंदर सारे पार्टिकल इस तरह से सिस्टमेटिकली एक बराबर डिस्टेंस पे है। अब यहाँ पे कुछ वाइब्रेशन हुआ, इस वाइब्रेशन ने इन पार्टिकल्स को यहाँ पे ले आया ये। ठीक है, ये सारे पार्टिकल्स पास पास आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ज्यादा पार्टिकल्स हो गए, यहाँ पे खाली जगह हो गई। ठीक है, तो अब ये पार्टिकल वापस अगले पार्टिकल्स को धक्का मारेंगे, तो फिर वापस ये लीन पीरियड, लीन फेज आएगा जहाँ पार्टिकल्स कम होंगे और आगे ज्यादा पार्टिकल होंगे, और धीरे धीरे इनकी पावर कम हो जाएगी, और एक टाइम के बाद वापस काफी आगे तक जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है पार्टिकल्स का उसी टाइप का रहेगा। तो वहां पे सुनना सुनना कम हो जाएगा, यानी कि जहाँ पे वाइब्रेशन होता है वहां पे ज्यादा साउंड है, और धीरे धीरे जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है साउंड कम होती रहती है, और जहाँ पे वाइब्रेशन ये खत्म हो गया, पूरा ये सिस्टम वीक हो गया, वहां पे सुनाई नहीं देगा, वहां पे साउंड की वेव नहीं आएगी। दीज वाइब्रेशन पुश नियर बाई पार्टिकल एंड पुश ट्रेवल फॉरवर्ड। इस तरह से ये भाई धक्का देगा और धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन एम्प्टी स्पेस या वैक्यूम। अब साउंड को क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। एयर है तो एयर में एयर पार्टिकल्स को भी धक्का देकर आगे बढ़ेगा, वाटर में वाटर के पार्टिकल्स के थ्रू आगे बढ़ेगा, और सॉलिड में सॉलिड पार्टिकल्स के थ्रू आगे बढ़ेगा। अगर वैक्यूम है किसी सिस्टम के अंदर, जैसे कि एक सिस्टम है, इसके अंदर आपने एक बेल लगा ली, और वैक्यूम पंप से इसके अंदर से सारी हवा को खींच लिया आपने, उसके बाद ये बेल आप बजाओगे तो बाहर आवाज नहीं आएगी, क्योंकि अंदर वैक्यूम है। और जो पार्टिकल्स मूव होते हैं ना, ये हमेशा के लिए मूव नहीं होके ये वापस अपनी जगह पे आ जाते हैं। ठीक है, एनर्जी आगे जाती है,
साउंड वेव है, उसके अंदर कोई एनर्जी वो आगे जाती है और पार्टिकल सिर्फ वाइब्रेट होकर वापस अपनी जगह पे आ जाते हैं। जैसे कि भी ये स्पीकर है, ठीक है। तो ये देखिए, सबसे पहले पार्टिकल्स पास पास में आए, फिर ये लीन फेज है, फिर ये धीरे 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 आगे बढ़ते हुए ह्यूमन के ईयर तक आ गया, कान में आ गया, तो फिर हमारा कान उस आवाज को सुन लेगा, ठीक है। और इसी तरह इसको डायग्राम में बनाए, तो यहाँ पे ज्यादा पार्टिकल है तो ग्राफ ऊपर रहेगा, कम पार्टिकल हो ग्राफ नीचे आ गया, ज्यादा है ऊपर आ गया, कम हो गया नीचे आ गया। तो इस तरह से इसका डायग्राम भी हम बना सकते हैं साउंड वेव का। तो साउंड वेव को दो टाइप में क्लासिफाई किया गया है, इसको दो प्रकार है। क्लासिफाइड बेस्ड द डायरेक्शन ऑफ द डिस्टरबेंस, ऑसिलेशन, ऑसिलेशन यानी जो मूवमेंट होता है, वाइब्रेशन होता है, उसको क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन, ठीक है। जैसे एक बार ऊपर नीचे ऊपर से कंटिन्यूअस मूवमेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन। तो साउंड की वेव को डायरेक्शन ऑफ द डिस्टरबेंस के बेस पे दो टाइप में किया गया, एक है लॉन्गिट्यूडनल वेव, एक है ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। द पार्टिकल ऑफ मीडियम ऑसिलेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो पार्टिकल्स है, जिस साइड पे वेव जा रही है उसी के पैरेलल में उनका वाइब्रेशन होगा, जैसे इस टाइप से पैरेलल दिशा में वाइब्रेशन होगा। ट्रांसवर्स वेव में परपेंडिकुलर, यानी कि वेव इस साइड जा रही है और उनका मूवमेंट अप डाउन होगा, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में द पार्टिकल ऑफ द मीडियम ऑसिलेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव इज मूविंग। पुश पुल, एक बार धक्का देगा, एक बार खाली जगह होगी। जो पीछे हमने वेव देखी थी, तो ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ठीक है। इस पार्टिकल्स एक बार ऐसे जा रहे हैं, फिर वापस बैक आ रहे हैं, फिर आगे जा रहे हैं, फिर बैक आ रहे हैं। और दूसरी है ट्रांसवर्स वेव, इसके अंदर पार्टिकल्स का ऑसिलेशन अप और डाउन डायरेक्शन में होगा, ठीक है, अप डाउन, ठीक है। ट्रांसवर्स वे में देखिए, पार्टिकल ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ठीक है। और जनरली जो हम साउंड सुनते हैं एटमॉस्फेयर में, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव रहती है मैक्सिमम टाइम, ठीक है। अब ट्रांसवर्स वेव में देखिए, ये जो ग्राफ है, इसका जो टॉप है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रेस्ट, ठीक है। सबसे ऊपर का पोर्शन, जो वेव कितनी ऊपर जा रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, क्रेस्ट, ठीक है। ये जैसे प्रेशर लेवल है, साउंड का क्या प्रेशर है, ये जीरो पे लाइन हो गई, यहाँ पे पॉजिटिव में हो गया प्रेशर, यहाँ पे नेगेटिव में, ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा प्रेशर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, क्रेस्ट या पीक, और सबसे लोवेस्ट माइनस में होगा उसको बोलेंगे ट्रफ, ठीक है। और दो कंटिन्यू पीक, जैसे ये पीक है, इस पीक से इस पीक के बीच की जो डिस्टेंस है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। दो कॉन्जिक्यूटिव, दो लगातार पीक या दो लगातार ट्रफ के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ, ठीक है। और जो मीन है, जो जीरो वाली लाइन है, उससे कितना टॉप जा रहा है और कितना बॉटम में जा रहा है, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, ठीक है। कि प्रेशर का डिफरेंस कितना, जीरो लेवल से कितना डिफरेंस है, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, ठीक। और एक होती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी एक यूनिट टाइम है, जैसे कि यहां से आप मेजर कर रहे हो, और एक सेकंड के अंदर कितनी वेव्स इस लाइन से पास हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। एक टर्म है कंप्रेशन और रेयरफैक्शन। तो कंप्रेशन क्या होता है, पार्टिकल क्लोज टुगेदर, जो जैसे पीछे वाली इमेज में देखा था आपने, ये पार्टिकल्स पास पास आ गए, तो ये इसको क्या बोलेंगे, कंप्रेशन। रेयरफैक्शन क्या होता है, पार्टिकल्स आर फार अपार्ट, जो दूर दूर पार्टिकल, उसको हम क्या बोलते हैं, रेयरफैक्शन। कंप्रेशन में ज्यादा प्रेशर होता है, पास पास रहते हैं, रेयरफैक्शन में प्रेशर कम रहता है। और साउंड ट्रेवल करती है तो अल्टरनेट कंप्रेशन और रेयरफैक्शन होता है, एक बार कंप्रेशन होगा, एक बार फिर पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे, रेयरफैक्शन होगा, फिर कंप्रेशन होगा, फिर रेयरफैक्शन होगा। तो अल्टरनेट, ऐसा नहीं है कि दो बार कंटिन्यू कंप्रेशन हो गया या दो बार रेयरफैक्शन हो गया, वो अल्टरनेट सिस्टम में वेव है वो मूव करती है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पीड ऑफ साउंड। तो स्पीड क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साउंड पर सेकेंड, ठीक है। एक सेकंड में साउंड कितनी डिस्टेंस को कवर करती है, ठीक है। तो इसकी यूनिट है मीटर पर सेकेंड। कौन कौन से फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं, नेचर ऑफ द मीडियम, ठीक है, किस टाइप का मीडियम है,
उस पर डिपेंड करता है कि एयर, अगर यहाँ से हमने बोला बीच में कंटिन्यू एयर है और दूसरा आदमी भी, और बीच में कोई अलग मीडियम नहीं है, तो उसकी स्पीड अलग रहेगी। अगर हम पानी के नीचे अगर कोई आवाज़ सुनेंगे तो उसकी स्पीड अलग रहेगी। और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। और टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा एटमॉस्फेयर का, उतना ही विंड जो साउंड की स्पीड है वो ज़्यादा रहती है। और ह्यूमिडिटी पे भी डिपेंड करता है, ज़्यादा ह्यूमिडिटी है तो साउंड फास्ट मूव करेगी। जनरली जो अगर हम 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर माने एयर का, तो उस कंडीशन में लगभग 340 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से एयर ट्रेवल करती है। या अगर किलोमीटर में हम कन्वर्ट करें तो 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में साउंड को 3 सेकंड लगते हैं। अगर आप यहाँ पे खड़े हो, आपका फ्रेंड 1 किलोमीटर दूर खड़ा है, यहाँ से आपने आवाज़ दी उसको, तो उसको 3 सेकंड के बाद सुनाई देगी, ठीक है। और वाटर में वही स्पीड हो जाती है 1500 मीटर पर सेकेंड। और स्टील के अंदर या मेटल जो होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा 5000 मीटर पर सेकेंड स्पीड रहती है। तो गैस में जो साउंड है वो बहुत धीरे चलती है, लिक्विड में उससे फास्ट चलती है, और सॉलिड में और ज़्यादा फास्ट चलती है। रीज़न क्या है कि जो सॉलिड है उसमें पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास रहते हैं, लिक्विड में थोड़े दूर रहते हैं, और गैस में बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं। इस वजह से गैस में सबसे धीरे चलती है, ठीक है। साउंड की वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है? तो वेलोसिटी डिपेंड करती है स्पीड ऑफ साउंड। ये हम अब जनरल एयर की बात कर रहे हैं, अपनी जो क्लास है एयर पोल्यूशन है, तो उसमें जो एयर के अंदर साउंड किस तरह से मूव करती है, नॉइज पोल्यूशन मैन उसी कारण होता है, ठीक है। पानी के अंदर से आपको आवाज़ नहीं आती है, आप जनरली जो आवाज़ सुनते हो कहीं दूसरी जगह, कोई स्पीकर बज रहा है या कोई इंडस्ट्री है, तो वो बाई गैसियस मीडियम में एटमॉस्फेयर के थ्रू आपके कानों में आती है। तो यहाँ पे जो नॉइज पोल्यूशन क्लास है, इसमें हम जनरली एयर मीडियम की ही बात करेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड में अंडर ऑफ द गामा आर टी, रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट ऑफ द एयर, एयर का कितना है 1.4, और आर क्या हो गया गैस कांस्टेंट फॉर द एयर, कितना है 287 जूल पर केजी केल्विन, और टी क्या है एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है। ये इसका हो गया फॉर्मूला। तो ये इन सारी चीज़ों पे, अब ये दोनों कांस्टेंट है तो टेम्परेचर से डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसी हिसाब से जो साउंड की स्पीड है वो बढ़ती है। इनका क्या रिलेशन हो गया, वी प्रोपोर्शनल टू रूट टी, ये रूट पूरा है। इन जनरल कैलकुलेशन के लिए ये दो फॉर्मूला हम यूज करते हैं। अगर सेल्सियस में आपको टेम्परेचर दे रखा है, तो सपोज कीजिए कि 17 डिग्री सेल्सियस पे साउंड की स्पीड क्या रहेगी, तो इस फॉर्मूले में क्या है 331 प्लस 0.6 टी टेम्परेचर इन सेल्सियस, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 17 से, तो 17 इंटू 6 कितने हो गए 10.2, तो 331 प्लस 10.2 कितने हो गए 341। तो 17 डिग्री सेल्सियस पे साउंड है वो 341 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलती है। 0 डिग्री है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा तो 331, 0 डिग्री पे साउंड की स्पीड क्या होती है 331, ठीक है। ये एक और फॉर्मूला है, इसमें क्या है कि v इज इक्वल टू 20 इंटू रूट टी। टेम्परेचर अगर केल्विन में है तो उस केस में इस तरह से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम 17 वाला एग्जांपल लें, तो 17 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करो, तो 17 डिग्री को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 हम इसमें ऐड करेंगे, तो कितने हो गए 290। तो 20 इंटू अंडर रूट 290। अब 290, अब आपको पता है कि 289 है वो 17 का रूट है, तो ये इसकी वैल्यू लगभग 17 हो जाएगी। तो 17 इंटू 20 कितना हो गया 340, तो लगभग वही आंसर आ रहा है। तो आप किसी भी फॉर्मूले से लगभग अप्रोक्स में आपका आंसर आ जाएगा कि किस टेम्परेचर पे साउंड की वेलोसिटी कितनी है।
नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड। एक सेकंड में कितने वाइब्रेशन हो रहे हैं, या जो साउंड वेव जा रही है वो एक पर्टिकुलर एक पॉइंट पे एक सेकंड यूनिट टाइम में कितनी वेव्स पास हो रही है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज, ठीक है। 1 हर्ट्ज मीन्स 1 वेव पर सेकंड, या 1 ऑसिलेशन पर सेकंड, या 1 वाइब्रेशन पर सेकंड। एक सेकंड में एक वाइब्रेशन होता है, या एक वेव एक जगह से पास करते हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? 1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी में देखिए, कोई भी आवाज है उसकी लो फ्रीक्वेंसी है, उसका मतलब है वो डीप साउंड है उसकी। कोई डीप साउंड जैसे कोई ड्रम बज रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। और शार्प साउंड है, जो तीखी आवाज होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहती है। अगर हम ह्यूमन में कंपेयर करें तो जो छोटे बच्चे रहते हैं उनकी आवाज़ ज़्यादा तेज रहती है, ज़्यादा तीखी रहती है। तो उनकी फ्रीक्वेंसी क्या रहती है? लगभग 250 से लेके 400 हर्ट्ज तक रहती है। फीमेल की जो आवाज़ है उसकी फ्रीक्वेंसी रहती है 165 से लेके 255 हर्ट्ज तक। और मेल की फ्रीक्वेंसी डीप साउंड है तो 85 से लेके 180 हर्ट्ज तक रहती है। फ्रीक्वेंसी डिसाइड पिच नॉट लाउडनेस। आवाज ज्यादा तेज है या कम, ज्यादा जोर से आवाज आ रही है या कम से कम आवाज आ रही है, धीरे आवाज आ रही है, फ्रीक्वेंसी उस चीज पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। एक मेल ज्यादा तेज चिल्ला के बोलेगा तब भी उसकी फ्रीक्वेंसी यही रहेगी, और धीरे बात करेगा तब भी फ्रीक्वेंसी यही रहती है। फ्रीक्वेंसी लाउडनेस नहीं है, फ्रीक्वेंसी अलग चीज है, ठीक है। ह्यूमन हेयर, अपने जो मानव के जो कान हैं वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं। अब 20 हर्ट्ज से कम आवाज है वो भी नहीं सुन पाएंगे, और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की साउंड है उसको भी नहीं सुन पाएंगे। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 20,000 हर्ट्ज को 20 किलो हर्ट्ज। किलो मीन्स 1000। तो जनरली 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक की आवाज को ह्यूमन ईयर सुन सकते हैं, ठीक है। अब इससे कम आवाज है अगर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंफ्रासोनिक, ठीक है। 20 हर्ट्ज से कम की आवाज है उसको क्या बोलते हैं? इंफ्रासोनिक या इंफ्रासाउंड, ठीक है। और 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा उसको हम क्या बोलते हैं? अल्ट्रासाउंड। वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू कंप्रेशन और टू रिफ्रैक्शन। दो पीक या दो ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। और साउंड की जो वेवलेंथ है उसकी यूनिट क्या है? मीटर में, मीटर मेजर करता है। ये लेंथ है तो इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर। फ्रीक्वेंसी यूनिट क्या होगी? हर्ट्ज। 1 हर्ट्ज मीन्स 1 वाइब्रेशन पर सेकेंड। इनमें रिलेशन क्या है? स्पीड में, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। तो स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, ठीक है। तो स्पीड बराबर फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, स्पीड या वेलोसिटी, ठीक है। तो अब इसमें से आपको अगर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन हो गया, तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। अगर सेम कंडीशन पे, सेम एटमॉस्फेरिक कंडीशन, टेम्परेचर सेम है, और किसी चीज की फ्रीक्वेंसी कम होगी किसी साउंड की, तो उसकी वेवलेंथ बढ़ जाएगी, और वेवलेंथ कम होगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। दोनों का क्या रिलेशन हो गया? इनवर्स रिलेशन हो गया। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, वेवलेंथ डिक्रीज, ठीक है। और स्पीड डिपेंड ओनली ऑन मीडियम, नॉट ऑन द फ्रीक्वेंसी। स्पीड इन दोनों चीज पे डिपेंड नहीं करती, वो सिर्फ मीडियम पे डिपेंड करती है। तो इसका जैसे कि अगर हम कोई न्यूमेरिकल देखें, सपोज 350 मीटर पर सेकेंड की एक साउंड है जिसकी स्पीड है 350 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और उसकी फ्रीक्वेंसी मान लो पहले की 100 हर्ट्ज थी। तो इस केस में इसकी वेवलेंथ कितनी होगी? तो हम कैसे कर लेंगे? 350 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 100 इंटू वेवलेंथ हमें पता नहीं है,
ठीक है, तो अभी मल्टीप्लाई में इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू 350 डिवाइड बाई 100, कितना हो गया 3.5 मीटर। अब अगर ये साउंड है, ये 100 हर्ट्ज से इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ के सपोज 175 हर्ट्ज हो गई, कितनी हो गई 175 हर्ट्ज, तो उस केस में क्या होगा 350 इज इक्वल टू 175 इंटू लेमडा, तो लेमडा इज इक्वल टू 350 डिवाइड बाई 175, तो ये कैंसिल आउट हो गया, लेमडा इज इक्वल टू 2 मीटर। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी थी 100 थी, तब लेमडा उसकी वेवलेंथ कितनी थी 3.5 मीटर। अब फ्रीक्वेंसी बढ़ गई कितनी 175 हो गई, तो वेवलेंथ कम हो गई, यानी कि इनका रिलेशन है वो इनवर्स है। नेक्स्ट है एम्पलीट्यूड एंड साउंड प्रेशर। एम्पलीट्यूड क्या होता है मैक्सिमम प्रेशर वेरिएशन, ठीक है, जो मीडियम लाइन है पीछे हमने देखा था कि ये जो जीरो वाली लाइन है इससे प्रेशर का लेवल ऊपर और नीचे कितना जा रहा है, अब मैक्सिमम यहाँ तक आ रही है, तो ये इसका इस वेव का एम्पलीट्यूड हो गया। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर पार्टिकल फ्रॉम द मीन इक्विलिब्रियम, मीन या इक्विलिब्रियम नॉर्मल कंडीशन में अगर साउंड नहीं होती तो पार्टिकल यहीं रहता, साउंड के कारण इसके वाइब्रेशन के कारण ये एक बार ऊपर मूव किया एक बार नीचे मूव किया, ठीक है, तो मैक्सिमम अपनी ओरिजिनल स्टेट से जितने मैक्सिमम डिस्टेंस तक ये मूव करता है इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं एम्पलीट्यूड। और साउंड प्रेशर क्या है इज द इंस्टेनियस साउंड प्रेशर एट एनी टाइम, इट इज कॉज्ड बाय द कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन इन द मीडियम। अब साउंड में एक बार कंप्रेशन होता है एक बार रेयरफैक्शन होता है, एक बार जो एयर के पार्टिकल पास पास आते हैं एक बार दूर दूर जाते हैं, तो इसकी वजह से प्रेशर लगता है, अगले पार्टिकल में प्रेशर लगेगा तभी तो ये कंप्रेशन होगा, ठीक है। तो साउंड का जो प्रेशर होता है किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे उसको हम पी टी से डिनोट करते हैं, ठीक है, और कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के कारण साउंड में प्रेशर आता है, और इसकी यूनिट क्या है पास्कल। एटमॉस्फेरिक प्रेशर नॉर्मली जो 1 एटीएम रहता है या 101 325 पास्कल इतना रहता है, उसके कंपेयर में जो साउंड का प्रेशर लेवल है वो बहुत कम रहता है, वो माइक्रो पास्कल में रहता है 10⁻⁻⁶, ठीक है, क्योंकि साउंड की जो वेव है वो एटमॉस्फेयर के कम जो प्रेशर के तुलना में बहुत ही कमजोर वेव्स है, बहुत ही वीक है। तो प्रेशर की एक इक्वेशन हो गई, अभी जैसे देखिए ये वेव मूव कर रही है तो अलग अलग जगह पे प्रेशर का लेवल अलग अलग रहेगा, ठीक है, यहाँ पे जैसे कंप्रेशन हो रहा है तो यहाँ प्रेशर ज्यादा रहेगा, रेयरफैक्शन पे कम रहेगा, बीच के स्टेज में और अलग अलग रहेगा। तो अगर हम कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हमें साउंड की जो वेव है उसका एवरेज प्रेशर चाहिए, ठीक है, कि एवरेज वो प्रेशर कितना जनरेट कर रही है। तो एवरेज प्रेशर जानने के लिए पी आर एम एस क्या है रूट मीन स्क्वायर प्रेशर। इसमें क्या करते हैं सबसे पहले जो प्रेशर है उसका स्क्वायर लेते हैं, पहले सारे प्रेशर अलग अलग पॉइंट पे प्रेशर को ऐड किया, ये इंटीग्रेट किया, ठीक है, फिर इसका स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करके इसका मीन निकाल दिया, मीन यानी जो टोटल जितने टाइम का प्रेशर था उससे डिवाइड कर दिया, फिर लास्ट में क्या कर दिया रूट कर दिया, ये अंडर रूट कर दिया, ठीक है, तो इससे हमें किसी एक वेव का एवरेज प्रेशर मिल जाता है, ठीक है, तो उस एवरेज प्रेशर को हम क्या बोलते हैं पी आर एम एस, रूट मीन स्क्वायर प्रेशर। पीआरएमएस इज द इफेक्टिव साउंड प्रेशर ऑफ ए साउंड वेव, एक साउंड वेव का इफेक्टिव प्रेशर कितना है वो ये काउंट करता है, ठीक है। तो दो अलग अलग वेव का, जैसे कि भाई एक वेव है जो इस तरह से चल रही है सेंट्रल लाइन से, दूसरी वेव है वो सेंट्रल लाइन से इस तरह से चल रही है, तो पीआरएमएस में हम इसका एवरेज सपोज 1 आ गया, इसका एवरेज आ गया 0.3, तो हमें पता लग गया कि ओवरऑल प्रेशर इसमें ज्यादा है इस वेव का कम है। अगर हम किसी एक पॉइंट का लेके करते तो जैसे कि इस वेव का हमने यहाँ का पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट प्रेशर कितना है सपोज कि 0.2 है, और इस वेव का हमने प्रेशर यहाँ से ले लिया, तो यहाँ पे इसका प्रेशर सपोज 0.4 है, तो उस केस में हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सी वेव ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हम रूट मीन स्क्वायर करते हैं पूरे प्रेशर का सम करके,
तो उससे ओवरऑल पूरी वेव का एवरेज प्रेशर क्या है वो हमें पता लग जाता है। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आंसर आ जाता है पी आर एम एस मैक्स, मतलब जो रूट मीन स्क्वायर प्रेशर है वो बराबर है पी मैक्स डिवाइड बाई √2। तो √2 वैल्यू क्या होती है? 1414, ठीक है, 1.414। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पी मैक्स डिवाइड बाई 0.707 मल्टीप्लाई 0.7, ठीक है। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, इसका मैक्सिमम प्रेशर कितना है? 1 है, ठीक है। ये देखिए हर जगह जो वेव है वो 1 को टच कर रही है। यहाँ पे 1 है, नीचे भी 1 है, तो मैक्सिमम प्रेशर कितना हो गया? 1। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पी आर एम एस इस वेव का कितना रहेगा? तो पी आर एम एस इज इक्वल टू पी मैक्स कितना है? 1। इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 0.707 से। तो पी आर एम एस हमारा कितना आ जाएगा? 0.707। ये देखिए कितना है? 0.707। रिलेशनशिप बिटवीन एम्पलीट्यूड एंड पी आर एम एस गिव्स द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। पी आर एम एस गिव्स द इफेक्टिव वैल्यू। एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम वैल्यू देता है। एम्पलीट्यूड क्या है कि भाई मैक्सिमम कितना डिफरेंस है, तो पी मैक्स है उसी को हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम प्रेशर क्या है? एम्पलीट्यूड। पी आर एम एस क्या है? इफेक्टिव वैल्यू, उस पूरी वेव की जो ओवरऑल एवरेज है उसको हम क्या बोलते हैं? पी आर एम एस। जैसे कि इफ अ साउंड वेव का मैक्सिमम प्रेशर या एम्पलीट्यूड कितना है? 2 पास्कल है, तो उसका पी आर एम एस कितना होगा? तो 2 इंटू 0.707, आंसर क्या आ गया? 1.414, ठीक है। तो किसी भी वेव का अगर मैक्सिमम प्रेशर है 2 पास्कल तो उसका रूट मीन स्क्वायर प्रेशर कितना होगा? 1.4। नेक्स्ट है साउंड वेव की पावर एंड इंटेंसिटी। तो साउंड पावर क्या होती है? साउंड पावर इज द रेट एट विच साउंड एनर्जी इज ट्रांसमिटेड। साउंड की जो एनर्जी है वो किस रेट पे ट्रांसमिट हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं? साउंड का पावर। इट इज द टोटल एनर्जी पर सेकेंड कैरिड बाय द साउंड वेव, ठीक है। पर सेकेंड में, पर यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी उस वेव के अंदर है उसको हम क्या बोलते हैं? साउंड का पावर। इसकी यूनिट क्या है? वॉट। पावर की यूनिट क्या होती है? वॉट। पावर डिपेंड ओनली ऑन द सोर्स नॉट ऑन द डिस्टेंस। सोर्स पे ये डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। पावर इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइड बाई टाइम होता है। नेक्स्ट है साउंड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी है कि एक यूनिट एरिया में द साउंड पावर पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया में कितना पास हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? साउंड इंटेंसिटी। जैसे भाई पावर, ये एक सोर्स है, ये एक स्पीकर है, ठीक है, इससे बहुत तेज आवाज आ रही है तो इसका पावर हो गया जैसे कि 100 वॉट हो गया, ठीक है। तो जो पावर है वो डिपेंड करता है सिर्फ सोर्स पे। तो पावर हम सिर्फ यही कैलकुलेट करेंगे कि जस्ट यहाँ से जो आवाज इस स्पीकर से निकल रही है उसका पावर हो गया 100 वॉट, सिंपल। अब इंटेंसिटी का मतलब है कि 100 वॉट यहाँ पे आपको सुनाई देगा। अब जैसे जैसे ये वेव आगे मूव करेगी, साउंड वेव, तो वैसे वैसे एयर की रजिस्टिविटी के कारण ये 100 वॉट जो एनर्जी वो धीरे धीरे कम होती रहेगी, ठीक है, और एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है साउंड वेव कमजोर होती रहती है, कंटिन्यू वीक होती रहती है, तो एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद वो कंप्लीटली गायब हो जाती है। तो किसी एक सर्टेन डिस्टेंस पे 1 मीटर स्क्वायर एरिया या यूनिट एरिया में साउंड का पावर कितना है उसको हम बोलते हैं साउंड इंटेंसिटी, ठीक है। तो ये स्पीकर है, इसकी इंटेंसिटी यहाँ पे ज्यादा होगी, थोड़ा दूर जाएंगे, 100 मीटर दूर जाएंगे तो स्पीड इसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, और दूर जाएंगे तो और कम हो जाएगी। तो sound intensity is the sound power passing through a unit area perpendicular to the direction of the wave travel. तो I is equal to, I क्या है? इंटेंसिटी is equal to W by A। इंटेंसिटी वॉट पर मीटर स्क्वायर, W क्या है? साउंड पावर,
ए क्या है, एरिया नॉर्मल टू साउंड प्रोपोगेशन इन मीटर स्क्वायर। एम्पलीट्यूड और साउंड प्रेशर, अभी पिछली स्लाइड में हमने बात किया था, एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम प्रेशर और साउंड प्रेशर भी होता है कि कॉम्प्रेक्शन कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के कारण एटमॉस्फेरिक गैसेस पे उस वेव की वजह से कितना प्रेशर जनरेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, साउंड प्रेशर। तो इनके बीच में क्या रिलेशन है, तो रिलेशनशिप बिटवीन इंटेंसिटी, साउंड की इंटेंसिटी और आरएमएस, आरएमएस यानी प्रेशर, एवरेज प्रेशर। तो साउंड प्रेशर, साउंड इंटेंसिटी इज रिलेटेड टू आरएमएस प्रेशर, किस हिसाब से ये रिलेटिव है, तो आई इज इक्वल टू पी आर एम एस का स्क्वायर। देखिए पी आर एम एस क्या है, रूट मीन स्क्वायर ऑफ द साउंड प्रेशर, इसका स्क्वायर डिवाइड बाई रॉ। रॉ क्या है, डेंसिटी ऑफ द मीडियम, और सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन दैट मीडियम। तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, ठीक है, स्क्वायर में। जैसे कि किसी वेव का अगर प्रेशर जो रूट मीन स्क्वायर प्रेशर 2 टाइम्स बढ़ गया तो उसकी इंटेंसिटी 4 टाइम्स बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि आई प्रोपोर्शनल है प्रेशर के स्क्वायर के। ये देखिए पी स्क्वायर, और इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी ऑफ द मीडियम और वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन दैट मीडियम, ठीक है। तो किसी मीडियम में अगर स्पीड ज्यादा होगी तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी, और मीडियम की डेंसिटी ज्यादा होगी तो भी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। इसका मतलब जैसे भाई टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे जो साउंड की स्पीड होती है वो बढ़ती है। तो कम टेम्परेचर पे इंटेंसिटी ज्यादा रहेगी, ज्यादा टेम्परेचर पे वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो उसकी वजह से इंटेंसिटी कम हो जाएगी। मिनिमम ऑडिबल साउंड या थ्रेशोल्ड टू हियरिंग, कितनी साउंड है उसको हम सुन सकते हैं। तो सबसे कम साउंड जो एक हेल्दी ह्यूमन सुन सकता है उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग। आवाज नहीं आ रही है क्या? हेलो, अब सही है ना? आवाज आ रही है प्रॉपर? हेलो, अगर आवाज आ रही है प्रॉपर तो कमेंट कीजिए। ओके, तो थ्रेशोल्ड टू हियरिंग, अभी जैसे फ्रीक्वेंसी में हमने देखा था कि 20 हर्ट्ज से कम आवाज है तो वो ह्यूमन ईयर उसको सुन नहीं सकता है, ह्यूमन ईयर कांट हियर, ठीक है। तो प्रेशर के फॉर्म में अगर हम देखते हैं तो 20 माइक्रोपास्कल से कम की आवाज, या 2 × 10⁻⁵ पास्कल से कम प्रेशर वाली आवाज को ह्यूमन ईयर सुन नहीं सकता है, ठीक है। तो इसको एज ए रेफरेंस यूज करते हैं आगे जब डेसिबल वगैरह काउंट करते हैं उन फॉर्मूले में, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया लेवल ऑफ नॉइज। तो बेसिक आइडिया, ह्यूमन ईयर कैन हियर वेरी स्मॉल साउंड प्रेशर, ठीक है, एंड द सबसे छोटी आवाज जो कान सुन सकता है सबसे कम प्रेशर वाली वो है 20 माइक्रो पास्कल। तो साउंड लेवल को अगर हम बेल में मेजर करते हैं, साउंड लेवल को किसमें मेजर करते हैं, बेल में, ठीक है। तो बहुत अभी देखिए 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है, या 20,000 हर्ट्ज तक की आवाज सुन सकता है ह्यूमन का ईयर। तो ये बहुत बड़ी रेंज है, तो इसको हम क्वांटिफाई करने के लिए लॉग स्केल में इसका मेजरमेंट करते हैं। तो एल क्या है, साउंड लेवल इन बेल्स इज इक्वल टू लॉग बेस 10 क्यू बाई क्यू नॉट। क्यू नॉट हो गया रेफरेंस, रेफरेंस क्वांटिटी। प्रेशर में क्या हो गई, 2 × 10⁻⁵ पास्कल,
और अगर हम इंटेंसिटी की बात करें तो उस फॉर्म में होगी 10⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो L इज इक्वल टू log 10 Q/Q0। ठीक है, अब बेल क्या है, थोड़ी बड़ी यूनिट है, तो इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं डेसिबल में। जनरली जो हम एनवायरमेंटल नॉइज मॉनिटरिंग करते हैं तो मैक्सिमम जगह हम डेसिबल यूज करते हैं। ठीक है, तो डेसिबल क्या है, 1 बेल इज इक्वल टू 10 डेसिबल। तो इस फॉर्मूले को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो साउंड लेवल इन डेसिबल इज इक्वल टू क्या हो गया, 10 × log 10 Q/Q0। ठीक है, या इंटेंसिटी फॉर्म में बोले तो 10 log 10 गिवन इंटेंसिटी और आई नॉट क्या हो गया, रेफरेंस इंटेंसिटी। अब प्रेशर के फॉर्म में देखें तो Q प्रोपोर्शनल है या I, पीछे हमने देखा था I प्रोपोर्शनल टू प्रेशर रूट मीन स्क्वायर प्रेशर का स्क्वायर में। ठीक है, तो इसी इक्वेशन को हम देखें तो क्या था, L इज इक्वल टू 10 log 10 और इसका हमने स्क्वायर ले लिया, जैसे भाई Q/Q0 था तो P/RMS का स्क्वायर बाई P/RMS नॉट, इसका भी स्क्वायर हो गया। तो स्क्वायर जब बाहर आ गया, और लॉग में आपको पता है लॉग A की पावर B होता है, तो जो पावर होती है वो आगे आ जाती है। जैसे लॉग में आप कोई चीज सॉल्व करोगे, A की पावर B है, तो इसका आंसर आता है B log A। जो पावर होती है वो बाहर आ जाती है। तो इस केस में L इज इक्वल टू 10, ये 10 इंटू 2, ये 2 बाहर आ गया, लॉग PRMS डिवाइड बाई P नॉट। तो प्रेशर के फॉर्म में अगर हम साउंड के लेवल को मेजर करते हैं तो उसका आंसर आ जाता है L इज इक्वल टू 20 log 10 PRMS डिवाइड बाई P नॉट। और इंटेंसिटी की फॉर्म में अगर हम करते हैं तो इंटेंसिटी और ये जो अपना Q है क्वांटिटी, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहते हैं। Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, तो उस केस में L इज इक्वल टू 10 log 10 I डिवाइड बाई आई नॉट, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो इंटेंसिटी लेवल में फॉर्मूला क्या हो गया, ये हो गया। प्रेशर लेवल का फॉर्मूला ये है। रेफरेंस, अगर हम इंटेंसिटी की बात करें तो वो है रेफरेंस इंटेंसिटी 10⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये और रेफरेंस प्रेशर, ये बहुत सारे एग्जाम में जो फैक्चुअल बेस अपने जेएसओ टाइप के एग्जाम है तो इनमें इस टाइप क्वेश्चन आते हैं कि रेफरेंस इंटेंसिटी कितना है साउंड में, तो 10⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर, और रेफरेंस प्रेशर कितना है 2 × 10⁻⁵ पास्कल या 20 माइक्रोपास्कल। ठीक है, तो ये एक स्केल है साउंड प्रेशर और साउंड इंटेंसिटी के लेवल पे। ठीक है, तो साउंड प्रेशर लेवल को हम डेसिबल में मेजर करते हैं। तो 0 डेसिबल होता है थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग, 0 डेसिबल से कम की आवाज को आप बिल्कुल नहीं सुन सकते। ठीक है, और जनरली मतलब 20 डेसिबल से कम की आवाज है तो उसको सुनने के लिए बहुत आपको ध्यान लगा के सुननी पड़ेगी। और 130 या 140 तक की जो साउंड है उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड ऑफ पेन। 140 डेसिबल की आवाज पे आपके कानों में बहुत भयंकर दर्द होने लगेगा। तो इसके बीच की जो आवाज है, जैसे कि भाई बिजनेस ऑफिस है, आपके ऑफिस या क्लासरूम में एवरेज क्या आवाज रहती है, तो वो लगभग 60 से 70 डेसिबल रहती है। और एक किसी रोड पे ट्रैफिक चल रहा है तो वहां पे एवरेज 80 से 90 डेसिबल की आवाज रहती है। ठीक है, और जेट टेक ऑफ जो एयरपोर्ट पे हवाई जहाज जब टेक ऑफ करती है तब 120 डेसिबल तक की आवाज रहती है। अब ये डेसिबल की जो स्केल है ये लॉग बेस स्केल है, log 10। ठीक है, log 10 बेस स्केल्ड है। तो इसमें जैसे कि भाई एक आवाज है वो है 20 डेसिबल और दूसरी है 30 डेसिबल। तो कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। तो 10 का डिफरेंस होता है, अगर दो आवाज बीच में 10 डेसिबल का डिफरेंस है तो उसका मतलब है ये एक आवाज दूसरी आवाज से 10 गुना, 10 टाइम्स
ज़्यादा उसका प्रेशर है, ज़्यादा इंटेंसिटी है। अगर 20 डेसिबल का डिफरेंस है तो उसका मतलब हो गया 10 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 है तो इसको स्क्वायर कर लिया, कितना हो गया 100 टाइम्स डिफरेंस हो गया। ये जैसे ये एक आवाज़ 20 डेसिबल है, दूसरी आवाज़ होगी 40 डेसिबल, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है 20 डेसिबल का। तो इसका मतलब है कि ये आवाज़ से दूसरी वाली जो साउंड है वो 100 गुना ज़्यादा उसका प्रेशर है। अगर 30 का डिफरेंस है, जैसे कि एक 20 है दूसरी 50 डेसिबल है, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है 30 का डिफरेंस है। 30 मीन्स 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 3 कितना हो गया 10 इंटू 10 इंटू 10, कितना हो गया 1 के पीछे 0 0 0। ठीक है भाई, जितना का डिफरेंस है 30 का डिफरेंस है, 30 में क्या आ गया 3, तो 3 जीरो लगा दो 1 के पीछे। 40 का डिफरेंस है तो कितना है 4 जीरो, यानी कि 1 के पीछे 4 जीरो लगा दो। अगर ये 60 है और ये 20 है, कितना डिफरेंस है 40 का, 40 मीन्स 1 के पीछे 4 जीरो, तो ये 10,000 गुना ज्यादा ताकतवर आवाज होती है 60 डेसिबल 20 डेसिबल की कंपेयर में। तो ये सीपीसीबी के जो पिछले 2 दिन पेपर है उनमें हर पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि एक 20 डेसिबल की और 50 डेसिबल की जो साउंड है उनका क्या रेशियो है, तो वो 1:1000 हो गया। अब जैसे कि भाई दो डिफरेंट डिफरेंट आवाज है, दो डिफरेंट साउंड है, उनको ऐड करना है। जैसे कि आपके पास एक स्पीकर है, वो 80 डेसिबल पे उस पे गाने बज रहे हैं। आपके फ्रेंड के पास एक स्पीकर है, उसने भी गाने शुरू कर दिए, उसका गाने भी 80 डेसिबल पे बजा दिए। तो अब आपको आवाज़ ज़्यादा आएगी, कितनी आएगी, अब जो दोनों स्पीकर को एक साथ ऑन करोगे तो आपके कान को कितनी आवाज़ सुनाई देगी, कितने डेसिबल होगी। तो इसका जैसे कई लोग कर देते कि 80 प्लस 80, एग्जाम वाला ऑप्शन देता है 80 80 कितने हो गए 160, 160 ऑप्शन होगा तो वो गलत है, इस तरह से ये काम नहीं करता है। उसका फॉर्मूला है एल टोटल इज इक्वल टू 10 लॉग 10, 10 की पावर L1 डिवाइड बाई 10, ये इक्वेशन होगी। अभी जैसे इस क्वेश्चन को हम करें तो क्या हो गया अपना एल टोटल इज इक्वल टू 10 लॉग 10, 10 की पावर L1, पहले स्पीकर की कितना इंटेंसिटी है, साउंड का लेवल क्या है 80, 80 डिवाइड बाई 10 प्लस 10, दूसरा कितना है 80, 80 डिवाइड बाई 10, ये क्या हो गया 10 लॉग 10, ये जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, 10 की पावर 8 प्लस 10 की पावर 8। तो अब हम क्या लिख लेंगे इसको 10 लॉग 10, अगर हम कॉमन ले लें 10 की पावर 8 को, या इस तरह से हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10 की पावर 8। ठीक, तो लॉग में एक फॉर्मूला रहता है कि भाई लॉग m इंटू एन, जैसे कोई दो अलग अलग नंबर है उनका मल्टीप्लाई है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लॉग m प्लस लॉग n। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम कैसे लिख लेंगे आगे 10 लॉग 10, ये जैसे पहले हमने 2 को ले लिया, जैसे m इंटू एन है तो लॉग m, तो m हमारा क्या है 2, तो 2 प्लस लॉग 10, 10 की पावर 8, इन दोनों को अलग अलग करके लिख लिया हमने। तो लॉग 2 की वैल्यू क्या होती है, तो लॉग की वैल्यू बेसिक आपको याद होनी चाहिए, जैसे कि भाई लॉग 1 क्या होता है, लॉग की बेस अगर 10 है, लॉग 1 की वैल्यू क्या होगी 0, लॉग 2 की वैल्यू क्या होगी 0.3010, लॉग 3 की वैल्यू कितनी होगी 0.4771, लॉग 4 की 0.6020, और लॉग 5 की वैल्यू 0.69 समथिंग इस टाइप की रहती है। ठीक है, तो लॉग 2 की वैल्यू क्या आ गई 0.3010 प्लस लॉग बेस 10, 10 की पावर 8। ठीक है, और लॉग 10 की वैल्यू रहती है 1, लॉग 10 इज इक्वल टू 1 रहता है।
तो यहाँ पे क्या है, log m की पावर n, पीछे हमने देखा था m की पावर n होता है तो हम क्या कर लेते हैं, आगे आ जाता है n। जैसे log m की पावर n है तो ये n आगे आ जाएगा, तो हो गया, क्या आंसर आ गया, n log m। तो यहाँ पे 8 पावर में है तो 8 क्या आ गया, आगे आ गया, log 10, ये यहाँ पे क्या बचा हमारा 10। तो log 10 का क्या आंसर है, log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो हम इस इक्वेशन में लिख देंगे 10 0.3010 प्लस 8 इंटू लॉग 10 की वैल्यू हो गई 1। 8 इंटू 1 क्या हो गया, 8। तो 10 इंटू 8 प्लस 0.3010 क्या हो गया, 8.3010। 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, ये पॉइंट एक जगह आगे खिसक जाएगा, तो क्या आंसर आ गया 83.01, या इसको हम 83 मान लेंगे। ठीक है, तो कोई भी दो साउंड है जो 80 डेसिबल, दोनों 80 डेसिबल की है, उन दोनों को अगर उन दोनों साउंड को ऐड करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर क्या आ गया, 83। ठीक है, एक और न्यूमेरिकल करते हैं। तो सपोज कीजिए एक स्पीकर आपका 80 डेसिबल का है और दूसरा है 70 डेसिबल का, तो उस केस में क्या होगा, 10 log 10, 10 की पावर 80/10 प्लस 10 की पावर 70/10, तो 10 log 10, 10 की पावर 8 प्लस 10 की पावर 7, 10 log 10, यहाँ पे 10 की पावर 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि 10 इंटू 10 की पावर 7 प्लस 10 की पावर 7। 10 की पावर 7 का मतलब 1 के पीछे 7 जीरो, तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, 1 के पीछे 8 जीरो, तो 10 की पावर 8 हो गया ना। तो इसको इस तरह से हम सिंप्लीफाई तरीके से लिख सकते हैं। तो 10 log 10, यहाँ पे हमने 10 की पावर 7 को कॉमन ले लिया, तो क्या हो गया 10 की पावर 7, यहाँ पे क्या बचा 10, यहाँ पे क्या बचा 1, क्या हो गया 10 प्लस 1, तो क्या हो गया 10 log 11 इंटू 10 की पावर 7। इसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू log 11 प्लस log 10 की पावर 7। ये क्या हो गया 10, अब log 10 की पावर 7 का क्या हो गया, 7 आगे आ गया और log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये क्या आंसर आ गया इसका, 7 इंटू log 10, अब log 10 की वैल्यू 1 होती है तो ये इसका आंसर क्या आ गया 7। अब log 11 का आप कैसे सॉल्व करोगे, तो log 11 को सॉल्व करने के लिए log, जैसे सपोज कीजिए इस log 11 अगर इस टाइप क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन के अंदर या तो आपको वैल्यू दे रखी होती है, या दूसरा तरीका रहता है कि जैसे आपने इस तरह से लिख लिया कि 5.5 इंटू 2 कर लिया, तो log a इंटू बी क्या हो गया, log a प्लस बी, तो log 5 की वैल्यू कितनी रहती है, log 5 की वैल्यू है 0.69 और log 6 की वैल्यू रहती है 0.77, तो log 5 की वैल्यू लगभग आपके आएगी 0.74 के आसपास, और log 2 की वैल्यू रहती है 0.30, तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाता है 1.04। ठीक है, log 11 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.04। जनरली अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उसमें log 11 की वैल्यू आपको दे देंगे, या फिर साइंटिफिक कैलकुलेटर ऊपर होगा तो उससे आप सॉल्व कर सकते हैं।
तो इसका आंसर क्या आ गया 1.04। तो अब हम क्या लिखेंगे 10 इंटू लॉग 11 की वैल्यू क्या है 1.04 प्लस 7। तो ये कितना हो गया 10 7 और 1 कितने हो गए 8.04। 8.04 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आ गया 80.4। ठीक है। तो एक 80 डेसिबल की साउंड के साथ 70 डेसिबल की साउंड को अगर हम ऐड करेंगे तो कोई खास डिफरेंस नहीं आएगा। क्या आंसर आया 80.4, लगभग 80 के आसपास ही है। और वही तो सेम सेम साउंड को अगर हम ऐड करते हैं तो 3 बढ़ जाता है। जैसे 280 को अगर हमने ऐड किया तो फाइनल आंसर क्या आया था हमारा 83। तो जनरली कोई भी दो साउंड अगर हम ऐड करेंगे उनके बीच में जीरो का डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों बराबर है, L1 L2 बराबर है, तो उस केस में हम 3 ऐड कर देंगे। जैसे सपोज कोई दो साउंड है 60 डेसिबल और 60 डेसिबल, उन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 63। ठीक है। अगर 0 से 1 अगर माइनर डिफरेंस है, जैसे 160 हो गई 161 हो गई, तो उस केस में हम +3, लगभग +3 होगा, 61 में +3 करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 64। ठीक है। अगर 2 से 3 डेसिबल तक का डिफरेंस है तब उसमें 2 ऐड करते हैं। जैसे दो साउंड 160 है 162 है, तो उस केस में फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। अगर 4 से 5 का डिफरेंस है, 5 के डिफरेंस तक हम +1 ऐड करते हैं। जैसे कि दो साउंड 160 है 165 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 66। अगर 10 या उससे ज्यादा है तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। अभी पीछे हमने देखा था एक 80 थी एक 70 थी, तो उनका आंसर क्या आया था 80.4। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो 10 से ज्यादा का डिफरेंस होता है अगर कोई भी दो साउंड में, तो लगभग वही वैल्यू रहती है। तो इस तरह से ये तो दो साउंड का हो गया। तो दो से ज्यादा साउंड होते हैं तो उनको भी आप ऐड कर सकते हो इसी फॉर्मूले में। जैसे कि इसमें आगे प्लस इंक्रीज करते जाओ, L3 डिवाइड बाई 10, 10 की पावर L4 डिवाइड बाई 10, इस तरह से आप इसको ऐड कर सकते हो। जैसे कि एक बार एक एग्जाम क्वेश्चन आया था कि एक एयरपोर्ट पे 8 एरोप्लेन है, 8 एरोप्लेन है, और हर एरोप्लेन 120 डेसिबल की साउंड करता है, और इन 8 एरोप्लेन ने एक साथ टेक ऑफ किया, तो इनकी रिजल्टेंट साउंड का लेवल क्या होगा डेसिबल में। तो उस केस में आप एक तो इस फॉर्मूले से कर सकते हो, बट ये इक्वल है तो इस केस में देखो आप इस तरह से भी कर सकते हो भाई। पहले का 120 120 120 120 120 120 120 120। ठीक है, दो दो का पेयर कर लिया। इन दोनों का आंसर क्या आ गया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो गया, दो सेम सेम आवाज है तो कितना हो गया 123। इन दोनों का ऐड किया तो कितना हो गया 123। इसी तरह नेक्स्ट दो पेयर का कितना हो गया 123, और इसका भी 123। तो 8 अगर है, इनको हम दो दो के पेयर बना के देखा तो क्या हो गया 123 हो गया। अब इनको फिर पेयर बना लीजिए आप, 123 का पेयर बना कितने हो गए 126 हो गया। भाई इन पहले जो दो थे उन दोनों क्यूमुलेटिव आवाज कितनी थी 123 की, और नेक्स्ट दो की भी 123। तो शुरुआत के जो 4 एरोप्लेन है उनकी ओवरऑल रिजल्टेंट आवाज क्या रहेगी 126 रहेगी उनकी साउंड। इसी तरह नेक्स्ट 4 की भी कितनी होगी 126। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल 8 जो एरोप्लेन उनके जो ओवरऑल साउंड है वो पता लग जाए। तो 126 और 126 कितना हो गया 129। सेम सेम आवाज है तो तीन तीन को हम बढ़ा रहे हैं। ये देखो 120 से 123 किया, उससे 126 किया, फिर 129 कर लिया। तो नॉइज पोल्यूशन जैसे 1981 में एयर एक्ट आया था, तो उस टाइम तक नॉइज पोल्यूशन की इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। 1987 में एयर पोल्यूशन के अंदर ही नॉइज को ऐड किया गया था। ठीक है, नॉइज को एज ए एयर पोल्यूटेंट कंसिडर किया गया। उसके बाद 2000 में नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स आए, उसमें जो नॉइज पोल्यूटेंट है उनकी अलग अलग एरियाज में लिमिट सेट की गई। तो 4 एरिया कोड है, ए बी सी और डी। ए में इंडस्ट्रियल एरिया, बी में कॉमर्शियल एरिया, सी में रेजिडेंशियल, और डी में साइलेंस जोन। इंडस्ट्रियल यानी जहाँ पे फैक्ट्रीज वगैरह है, कॉमर्शियल यानी मार्केट टाइप का एरिया जो हो गया, रेजिडेंशियल यानी जहाँ पे घर बने हुए हैं जहाँ पे लोग रहते हैं, साइलेंस जोन हो गया जो इको सेंसिटिव जोन है जैसे नेशनल पार्क वगैरह
उस टाइप का एरिया जहाँ पे आप साउंड मतलब हॉर्न वगैरह नहीं बजा सकते, जैसे हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, इको सेंसिटिव एरिया हो गया, ये सारे साइलेंस जोन में आते हैं। ठीक है, तो डेसिबल के हिसाब से इनमें अलग अलग लिमिट सेट की गई, जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में डे टाइम में 75, नाइट में 70, कॉमर्शियल में 65 और 55, रेजिडेंशियल एरिया में डे टाइम में 55, नाइट में 45, साइलेंस जोन में डे टाइम में 50 और नाइट टाइम में 40 लिमिट सेट की गई। तो इस तरह से आप इनको याद रख सकते हो। इनको देखो याद रखने का टेक्निक है भाई, इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल, रेजिडेंशियल, साइलेंस, ICRS। कैसे याद रखना है, पहले तो कंटिन्यू ICRS। अब देखिए 65, 70, 75 कितने का डिफरेंस है, 5 का। ठीक है, मैक्सिमम कितनी है, 75, फिर 70, फिर 65, इस तरह से टेबल लिख लिया। नीचे क्या किया, 40, 45, 50, ये ट्राइंगल बन गया 5 5 का। ठीक है, उसके बाद ये 55 दोनों में कॉमन है, बाकी जो बचा वो 55 कॉमन होगी बस। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। अब इसमें जो डे टाइम है, डे टाइम का मतलब क्या है, यहाँ पे 6 AM टू 10 PM, सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक के टाइम को डे टाइम माना गया है, और रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक 10 PM टू 6 AM को नाइट टाइम माना गया, यानी 16 घंटे आपका डे कंसिडर किया इन्होंने, और 8 आवर आपका नाइट कंसिडर किया गया है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी वेइंग। तो ह्यूमन के जो ह्यूमन ईयर है वो 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक की आवाज को सुन सकते हैं, और सबसे ज्यादा सेंसिटिव मिड फ्रीक्वेंसी है, लगभग 500 से लेके 5000 हर्ट्ज, या कई जगह 1000 से लेके 4000 हर्ट्ज तक की जो आवाज होती है वो हम बहुत अच्छे से सुन सकते हैं। अब 500 से नीचे की जो आवाज रहेगी वो उसको सुनने में जोर आएगा, और 5000 हर्ट्ज से ज्यादा तेज आवाज होगी तो वो हमें तीखी लगेगी, उतना आनंद नहीं आएगा। तो लाउडनेस, लाउडनेस यानी आवाज कितनी जोर से आ रही है, ये तो फ्रीक्वेंसी हो गया। फ्रीक्वेंसी का लाउडनेस से कोई रिलेशन है नहीं। अभी एक छोटा बच्चा धीरे बोल रहा है तब भी उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगी, एक बड़ा आदमी जोर से बोलेगा तब भी उसकी फ्रीक्वेंसी कम रहती है। ठीक है, तो लाउडनेस एक अलग परसेप्शन है। तो लाउडनेस इज द परसेप्शन ऑफ द ह्यूमन ईयर वेरीज विद फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। जैसे भाई कम फ्रीक्वेंसी, ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली आवाज है, तेज आवाज है, तो वो कम डेसिबल पे भी हमें ज्यादा कानों को दर्द देगी, और हाई फ्रीक्वेंसी जो लो फ्रीक्वेंसी की आवाज है तो वो थोड़े ज्यादा डेसिबल पे, ज्यादा साउंड प्रेशर पे, ज्यादा इंटेंसिटी पे भी उतनी तकलीफ नहीं देती है। ठीक है, तो इस चीज को एडजस्ट करने के लिए फ्रीक्वेंसी का वेइंग नेटवर्क बनाया है। टू सिमुलेट ह्यूमन हियरिंग, इलेक्ट्रिक फिल्टरिंग सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक फिल्टरिंग सर्किट बनाए, एक सिस्टम है, उसको क्या बोलते हैं, वेइंग नेटवर्क। आर यूज्ड इन साउंड लेवल मीटर, साउंड का लेवल मेजर करने के जो मीटर है उनमें इस चीज का यूज करते हैं, वेइंग नेटवर्क का। दीज नेटवर्क फिल्टर सर्टेन फ्रीक्वेंसी मोर देन अदर, ये कुछ फ्रीक्वेंसी को बाकी की कंपेयर में ज्यादा फिल्टर करते हैं, और ह्यूमन ईयर के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। तो इसमें 3 टाइप की फ्रीक्वेंसी, 3 टाइप के वेइंग नेटवर्क है, ए वेइंग नेटवर्क, बी और सी। A weighing network is the most commonly used in day-to-day sound measurement। ये एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि सबसे ज्यादा कौन से वेइंग नेटवर्क का यूज होता है, तो वो है A। साउंड लेवल मेजर्ड यूजिंग A weighing is expressed in dBA और LA। डेसिबल जनरली, जैसे पीछे देखिए गाइडलाइन, ये यहाँ पे क्या लिखा है, dBA। तो ए वेइंग नेटवर्क का यूज करके किया गया, तो मैं जनरली हर जगह ए वेइंग नेटवर्क का यूज होता है। ए वेइंग नेटवर्क क्या करता है कि जो बहुत छोटी फ्रीक्वेंसी है, 200 हर्ट्ज से छोटी फ्रीक्वेंसी, उनको फिल्टर कर देता है, और ज़्यादा बड़ी फ्रीक्वेंसी जैसे 10,000 हर्ट्ज से ज़्यादा बड़ी हाई फ्रीक्वेंसी उनको भी फिल्टर आउट कर देता है। और ह्यूमन ईयर के जो सेंसिटिविटी है, अपनी सेंसिटिविटी जनरली कितनी है, 500 से लेके 5,000 हर्ट्ज तक। तो उस टाइप की फ्रीक्वेंसी, अब देखो 20 तक की हम सुन सकते हैं, पर 20 से लेके 200 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को इसने हटा दिया है। ऐसे ही 10,000 से लेके 20,000 तक की आवाज को भी इसने हटा दिया। तो ह्यूमन ईयर के जो सेंसिटिविटी है उसी हिसाब से ये काम करता है, और एनवायरमेंट के नॉइज असेसमेंट में ये ज्यादा काम आता है। बी और सी वेइंग नेटवर्क में, बी
नेटवर्क है वो मॉडरेटली फिल्टर लो फ्रीक्वेंसी, जो लो फ्रीक्वेंसी है 200 हर्ट्ज से कम की फ्रीक्वेंसी वाली आवाज है, साउंड है, उनको ज्यादा स्ट्रांगली फिल्टर नहीं करता। इनमें से कुछ साउंड है वो बी वेइंग नेटवर्क में कंसीडर कर लेता है वो, और सी वेइंग नेटवर्क है वो लो फ्रीक्वेंसी को फिल्टर बिल्कुल नहीं करता, बहुत कम फिल्टर आउट करता है। ठीक है, तो सी वेइंग नेटवर्क कहाँ काम आता है, जहाँ पे आपको हाई लेवल और लो लेवल फ्रीक्वेंसी की नॉइज, जैसे कि ये कहाँ काम कर रहा है, 200 से लेके ए 10,000 के बीच में काम कर रहा है। ठीक है, इस रेंज में ए नेटवर्क काम कर रहा है। अब 200 से नीचे की आवाज है या 10,000 से ऊपर की आवाज है, तो उनके लिए सी वेइंग नेटवर्क सूटेबल रहता है। If sound level on C network is much higher than A network, noise is likely low frequency dominated। भाई दो ए की साउंड आ रही है, यहाँ पे आपने सी नेटवर्क भी लगा दिया, ए नेटवर्क भी लगा दिया। अगर सी के अंदर ज्यादा रीडिंग आ रही है तो उसका मतलब है कि जो नॉइज आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, और अगर ए में रीडिंग ज्यादा आ रही है इसका मतलब वो सुनने लायक नॉइज है। नेक्स्ट है ऑक्टेव बैंड एनालिसिस। ऑक्टेव बैंड में क्या करते हैं, ऑक्टेव बैंड इज यूज्ड फॉर फुल्ली कैरेक्टराइज्ड नॉइज बाय डिवाइडिंग इनटू फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कॉल्ड एज ए साउंड स्पेक्ट्रम। ठीक है, इसमें फ्रीक्वेंसी के अलग अलग कंपोनेंट के हिसाब से डिवाइड कर दिया है उनको, एक एक हर जो बैंड है उसको हमने एक साउंड स्पेक्ट्रम बोल दिया है। इसमें ये एक एक सिंगल वैल्यू नहीं देता है, बल्कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, जैसे कि भाई डेसिबल में आप देखिए कि भाई 0 से 10 डेसिबल को इसने बोल दिया कि ए टाइप की नॉइज, 10 से लेकर 20 को बोल दिया बी टाइप की नॉइज। तो इस तरह से ये फिल्टर आउट करता है, इस तरह से इनका क्लासिफिकेशन करता है। तो ऑक्टेव बैंड डिफाइंड एज द फ्रीक्वेंसी इंटरवल वेयर अपर फ्रीक्वेंसी इज ट्वाइस द लोअर फ्रीक्वेंसी। इसमें बैंड इस हिसाब से रहते हैं कि जो लोअर फ्रीक्वेंसी है वो आधी है अपर फ्रीक्वेंसी के। इसमें इस तरह से बैंड होगा, जैसे 1 से 2, तो 1 से 2 डबल है, नेक्स्ट 2 से 4 हो गया, 2 का डबल 4 है, 4 का डबल 8 है, 8 का डबल 16 है। ये इस तरह से काम करता है। इन प्रैक्टिस नॉइज एनालिसिस इज डन यूजिंग 8 to 11 ऑक्टेव बैंड। नॉइज का एनालिसिस करते हैं, वहां कितने बैंड चाहिए हमें, 8 से लेके 11 बैंड तक में काम हो जाता है। तो जीएसओ का एग्जाम या जेई में इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा कि नॉइज एनालिसिस में कितने ऑक्टेव बैंड चाहिए, उसमें ऑप्शन दे दिए 2, 3, 5, 9। तो आंसर क्या हो गया, 8 to 11। 8 to 11 के बीच में कौन है, 9। आंसर क्या हो गया, 9। दीज बैंड टुगेदर कवर द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। ये सारे जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है जो सुनने लायक है उन सबको कवर करते हैं। तो ये टेबल देखिए भाई, 20 हर्ट्ज से नीचे हम सुन नहीं सकते, तो ये 22 से स्टार्ट होता है। 22 का डबल क्या हो गया, 44। ठीक है, तो 22 से 44 तक का ऑक्टेव बैंड का फर्स्ट ग्रुप हो गया, फर्स्ट ग्रुप ये हो गया। सेकंड ग्रुप क्या हो गया, 44। अब 44 यहाँ खत्म हो गया, 44 से स्टार्ट है, और नेक्स्ट कितना है 44 का डबल 88। तो ये हो गया अपना सेकंड बैंड। 88 से उसका डबल कितना है, 176 या 175 मान लीजिए, अगला डबल इजी हो इसलिए, तो 175 तक थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10। अब 20,000 हर्ट्ज तक हम सुन सकते हैं, तो 10 बैंड में ये देखो कंप्लीट हो गया है। और अगर हम इसको 20 से स्टार्ट करते कि भाई 20 से 40, 40 से 80, 80 से 160, तो उस केस में 11 बैंड मैक्सिमम बन सकते हैं। और इसकी सेंटर फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड आउट करनी है, जैसे कि भाई 22 हर्ट्ज से लेके जो 44 हर्ट्ज तक की जो आवाज़ है उसका एवरेज फ्रीक्वेंसी क्या है। तो एवरेज जनरली लोग क्या कर लेते हैं कि 22 + 44 करके डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं। तो आंसर क्या आ गया, 66 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 33, जो कि गलत है। अर्थमेटिक मीन इसमें आपको नहीं करना है, इसमें जियोमेट्रिक मीन यूज होता है। जियोमेट्रिक मीन मीन्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करो फिर उसका रूट कर लो। तो 22 इंटू 44 का अंडर रूट कर लिया, तो आंसर क्या आ गया, 440 इंटू 2 880, 880 इंटू 88 कितने हो गए, 968। ठीक है, तो 968 का अंडर रूट करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 31.5 अप्रोक्स। तो इसकी सेंटर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 31.5। और अगर ऑप्शन में 33 दिया होता तो आप गलत कर लेते। तो ये ध्यान रखना है कि जो ऑक्टेव बैंड में सेंटर फ्रीक्वेंसी एवरेज फ्रीक्वेंसी होती है उसके अंदर आपको जियोमेट्रिक मीन यूज करना है, ना कि अर्थमेटिक मीन।
नेक्स्ट है इक्विवेलेंट साउंड लेवल। अब पीछे देखिए, अब यहाँ पे क्या लिखा है, एल इक्विवेलेंट। अब इंडस्ट्रियल एरिया में जैसे कि भाई 75 डेसिबल है, तो हर टाइम 75 डेसिबल से कम रखना पॉसिबल नहीं है ना। अभी कोई एक प्रोसेस होगी, वो मान लो 90 डेसिबल की है, 10 मिनट वो चली, बाकी टाइम ये मान लो 60 का चल रहा है, बाकी टाइम पे 60 डेसिबल में प्रोसेस हो रही है। तो ओवरऑल इसका एवरेज कैसे लेना है, एवरेज के हिसाब से 24 आवर का एवरेज ही तो ये वैल्यू है। तो इस तरह से हाई और लो फ्रीक्वेंसी का पूरे एक लंबे टाइम में एवरेज लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एल इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट यहाँ पे लिखा रहेगा, DBA equivalent denote the time weighted average of the level of the sound and decibel on the scale A, which is relatable to human hearing. तो L equivalent क्या है, equivalent continuous sound level is the constant sound level that would contain the same total acoustic energy as a time varying। अलग अलग टाइम पे अगर वेरी कर रहा है तो उस हिसाब से एक गिवन पीरियड में क्या वैल्यू आएगी, उसको हम क्या बोलते हैं, एल इक्विवेलेंट। जैसे कि एक नॉइज है, वो 80 डेसिबल 10 मिनट के लिए 80 डेसिबल की उसमें आवाज आई एक एक जगह से, एक सोर्स से, अगले 80 मिनट के लिए 60 डेसिबल आई, और अगले 5 मिनट के लिए 100 डेसिबल आई है। ठीक है, तो ये कंटिन्यू फ्लक्चुएट हुआ है, तो इसका हम एवरेज जो लेंगे, एवरेज की इक्वेशन से सपोज एवरेज आ गया आपका 90, तो एल इक्विवेलेंट क्या है हमारा 90। Then this is fluctuating noise can be replaced by the one constant sound level over the same total time। इस पूरे टाइम कितना है, 80 और 90 और 95, तो इस 95 मिनट के एवरेज साउंड का जो लेवल, जो वैल्यू आएगी, उसको हम क्या बोलेंगे, एल इक्विवेलेंट। इसका फॉर्मूला क्या है, 10 × log 10, इसमें टाइम 1/t, और अलग अलग किस टाइम पे कितने साउंड है ये मल्टीप्लाई हो गया। जैसे कि एक हम पीछे वाला क्वेश्चन है उसी को करते हैं। जैसे कि 80 डेसिबल की साउंड थी कितने टाइम के लिए, 10 मिनट के लिए। 60 की थी 80 मिनट के लिए। 60 dB साउंड को हमने ले लिया, इसको 85 मिनट, इसको 80 मिनट कर लिया, और मान लीजिए 90 डेसिबल या 100 डेसिबल की साउंड को हमने 10 मिनट कर लिया, ताकि कैलकुलेशन हमारा थोड़ा इजी हो जाए। तो एल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 10 log 10 1/t। टी क्या है, टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना है 100, तो 1/100। ठीक है, अब जो सारी अलग अलग आवाज उनको हम ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे उनका कितना टाइम है। तो फर्स्ट जैसे भाई 60 डेसिबल है, वो कितने टाइम तक चली, 80 मिनट तक चली, तो 80 इंटू 10⁻60 डिवाइड बाई 10 प्लस 10 मिनट चली है 80 प्लस 10 इंटू 10⁻100 डिवाइड बाई 10। तो L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 10 log 10 1/100, और ये हो गया 80 इंटू 10⁻6 प्लस 10 इंटू 10⁻8 प्लस 10 इंटू 10⁻10। ठीक है, अब हम इसी को सॉल्व करेंगे, 1/100 डिवाइड बाई 10⁻6 को 80 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आ गया, 8 इंटू 10⁻7 प्लस, इसको अगर हम 10⁻7 में सबको कंसिडर करें तो ये क्या हो गया, 10 इंटू 10 या इसको हम लिख सकते हैं 100 इंटू 10⁻7 प्लस ये क्या हो गया, 10⁻10 इंटू 10, या इसको लिख सकते हैं 10,000 इंटू 10⁻7। ठीक है, अब क्या हो गया, 10⁻7 को हमने कॉमन ले लिया, 10⁻7 कॉमन लेने में क्या बचा, 8
प्लस 100 प्लस 10,000। इसको डिवाइड करना है 100 से, 100 से डिवाइड किया तो ये 2 पावर इसकी कैंसिल आउट होगी। यहाँ पे कितनी बच गई? 5। तो 10 की पावर 5, ये 10,000 प्लस 100 प्लस 8 कितना हो गया? 10108। तो 10 log 10 ये वैल्यू है। तो 10,108 लगभग 10,000 ही है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 4। ओवरऑल क्या हो गया? 10 की पावर 9 लिख लिया हमने। 10 की पावर 5 और 4 ऐड हो गई, 10 की पावर हो गई 9। तो 10 log 10 की पावर 9, 9 आ गया तो 10 इंटू 9 log 10 का आंसर हो गया 1। तो 10 इंटू 9 कितना हो गया? 90। तो आंसर क्या गया? 90 डेसिबल। तो अगर किसी जगह पे 10 मिनट के लिए 100 डेसिबल की आवाज है, 80 मिनट के लिए 60 डेसिबल की आवाज है, 10 मिनट के लिए 80 डेसिबल की आवाज है, तो उसके एल इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 90 डेसिबल। ओके, गुड नाइट। ये इतना ही इम्पोर्टेंट था अपने नॉइज में। इसके अलावा एडिशनल आपको कुछ पढ़ना है अपने से तो पढ़ सकते हो, बाकी इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके आएंगे नहीं। और उसके अलावा नॉइज का मैंने टेलीग्राम पे दिया था आज एक टेस्ट, लिंक दिया था, 25 क्वेश्चन का है वो, तो वो भी आप कर सकते हो। अभी जैसे वो 25 क्वेश्चन का क्विज है ना, तो उसमें ये जो अगर आपने ये पढ़ लिया ना पूरा अच्छे से, तो आपके 22-23 मार्क्स एटलीस्ट आने आने चाहिए आपके। बाकी कोई डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हो। और ये नॉइज़ का इतना ही। अभी हम कल से वेस्ट मैनेजमेंट की क्लास स्टार्ट करेंगे, और वेस्ट की एक बार क्लास हो जाएगी, फिर EIA लॉ, और लास्ट में वाटर को स्टार्ट करेंगे। और वाटर को जितना, मतलब वाटर सबसे बड़ा टॉपिक है ना, टोटल जो सिलेबस है उसका 30% वाटर ही है, तो लास्ट में उसको आराम से अच्छे से पूरा करेंगे। गुड नाइट।